तो हमारी कोशिश ये है कि अब 17 तारीख को उधर पार्लियामेंट चल रही होगी, इधर धरना हो रहा होगा, और धरने के लिए और एक बात हमने और साफ कर दी है कि अगर हमें इजाजत नहीं दी जाती है 17 को भी, तो फिर हम कुछ नहीं मानने वाले हैं, हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे। अब हमारे इस प्रोटेस्ट के खिलाफ आपको लाठीचार्ज करना है, आप लाठीचार्ज करो, गोली चलाना है आप गोली चलाओ, जेल भेजना है हमको जेल भेजो, मगर आप ये सोचो कि आप हमें परमिशन ना देकर हमारे एहतजाज को रोक दोगे तो ये कभी नहीं हो सकेगा। इसे हम करेंगे। ये सारी कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से 13 के बजाय 17 मार्च को रखा गया, और इंशाल्लाह पूरी ताकत के साथ 17 मार्च को वक्फ बिल के खिलाफ हमारा एहतजाजी मुजाहरा होगा। फिरका परस्ती का भूत इंसान के ऊपर सवार होता है तो एक इंसान पागल होता है, मगर जात के बजाय अगर पूरी जमात पे फिरका परस्ती का भूत सवार हो जाए तो पूरी जमात पागल बन जाती है। बीजेपी और आरएसएस ऐसी ही जमात है जो गलत तरीके से अपने लोगों का इस्तेमाल करके सत्ता की रोटी सेकने में यकीन रखती है। सिर्फ मुसलमान नहीं, इस मुल्क में जितने लोगों को भी दस्तूर की बुनियाद पर जिंदगी गुजारने का यकीन है, उन तमाम तर लोगों को इस नफरती माहौल के खिलाफ जमकर मैदान में उतरना चाहिए। एक मुत्तहिदा आवाज मजलूमों की बन जानी चाहिए। मुल्क दो हिस्सों में बंट गया है, एक जालिमों का मुल्क, एक मजलूमों का मुल्क। जालिमों ने मजलूमों पर अपने इख्तिदार के नशे में चूर होकर जो आतंकवादी डंडे बरसाने शुरू किए हैं, जरूरत है कि इनके डंडे तोड़ दिए जाएं और इनको कानून की जुबान में भरपूर जवाब दिया जाए। और मुख्यमंत्री का जो सियासी बाप है नरेंद्र मोदी, वो आपकी पहचान कपड़ों से करवाता है। तो यहाँ तो ऊपर से लेके नीचे तक आमा का आमा खराब है, और ऊपर से लेके नीचे तक ये लोग अपना मकसद पूरा कर, घटिया मकसद पूरा करने के लिए पूरे देश को बर्बादी के कगार पे ले जा रहे हैं। हिंदुस्तान की जो छवि इनके जरिए बन रही है वो उस हिंदुस्तान की छवि नहीं है जो हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का हिंदुस्तान था। आज जिस समत नजर उठती है शोला है, धुआं है, मैं ढूंढ रहा हूं कि मेरा मुल्क कहाँ है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव का स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, जिस तरीके से वक्फ तरमीमी बिल को लेकर जो सरगर्मियां तेज है, सरकार चंद दिनों के अंदर इस बिल को संसद के अंदर ला सकती है, पेश कर सकती है, और उससे ठीक पहले देश भर में एक माहौल बना कि 13 मार्च के दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा धरना प्रदर्शन होगा, और उसमें अलग अलग तमाम मुल्क भर की, देश भर की जो मिली तंजीमें हैं, वो तमाम तंजीमें उसमें हिस्सा लेने वाली थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इसका आयोजन किया गया था, लेकिन अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है 11 तारीख के दिन, और यह ऐलान कर दिया जाता है कि भाई धरना प्रदर्शन जो है वो 13 तारीख को नहीं होगा। उसकी कई वजहें बताई गई। एक वजह ये बताई गई कि दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी प्रदर्शन करने की। दूसरी वजह ये बताई गई कि होली का मामला है, इस वजह से भी जो है वो प्रदर्शन नहीं करना। तो ये तमाम चीजें हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर मेरे साथ में मौजूद हैं, उबैदुल्ला आजमी साहब, मौलाना उबैदुल्ला आजमी साहब पूर्व सांसद भी हैं, और मुल्क में चंद ऐसी शख्सियात हैं जो इस दौर में मजलूमों के लिए और नाइंसाफी के खिलाफ बुलंद आवाज करते हैं। उनमें से एक है मौलाना उबैदुल्ला आजमी साहब। हजरत बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हजरत, जो ये बड़ा प्रदर्शन जो होने वाला था वक्फ बिल के खिलाफ, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो लेकर आ रहे हैं, एक माहौल देश में बना कि पूरे देश भर की तमाम मिली तंजीमें जो है वो एक प्रदर्शन करेगी, लेकिन अचानक 11 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और कह दिया जाता है कि नहीं भाई, अभी ये नहीं होगा, इसको पोस्टपोन किया गया। देखिए, मसला यह है कि इस तारीख को उन्होंने परमिशन देने से इनकार कर दिया, और बहाना उन्होंने बनाया होली का। हमने इसको इस बुनियाद पर तस्लीम कर लिया कि अगर इस बहाने के बाद इनको भागने का कोई मौका नहीं मिलता है, तो चूंकि हमें प्रोटेस्ट करना है, बिल्कुल, और अवामी मुजाहरा करना है और जबरदस्त मुजाहरा करना है वक्फ बिल के खिलाफ, इसलिए मसलहतन हम लोगों ने यह सोचा
कि 2-4 दिन के बाद, अच्छा दूसरी वजह हमारे सामने भी थी। अच्छा। हमारे सामने दूसरी वजह ये थी, जितने मेंबरान पार्लियामेंट हैं अलायंस के, हम ये चाहते हैं कि ये सारे मेंबरान पार्लियामेंट भी हमारे धरने में हमारी हिमायत में शरीक हों। इन्होंने होली की छुट्टी कर दी पार्लियामेंट की, तो एमपीज चले गए अपने घर। हाँ, क्योंकि 3-4 दिन की कंटिन्यू छुट्टी हो जाएगी। अब एमपी 16 को वापस आ जाएंगे। हमारा तमाम एमपी से भी राब्ता कंटिन्यू हो रहा है और पार्टियों के मुखिया लोगों से भी राब्ता हो रहा है, और हमारी कोशिश ये है कि अब 17 तारीख को उधर पार्लियामेंट चल रही होगी, इधर धरना हो रहा होगा, और धरने के लिए और एक बात हमने और साफ कर दी है कि अगर हमें इजाजत नहीं दी जाती है 17 को भी, तो फिर हम कुछ नहीं मानने वाले हैं, हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे। अब हमारे इस प्रोटेस्ट के खिलाफ आपको लाठीचार्ज करना है, आप लाठीचार्ज करो, गोली चलाना है आप गोली चलाओ, जेल भेजना है हमको जेल भेजो, मगर आप ये सोचो कि आप हमें परमिशन ना देकर हमारे एहतजाज को रोक दोगे तो ये कभी नहीं हो सकेगा, इसे हम करेंगे। ये सारी कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से 13 के बजाय 17 मार्च को रखा गया, और इंशाल्लाह पूरी ताकत के साथ 17 मार्च को वक्फ बिल के खिलाफ हमारा एहतजाजी मुजाहरा होगा। हजरत, जो एक गंगा जमुनी जो तहजीब है हमारे देश की, हमारे मुल्क की, हम बरसों से देखते आए हैं कि होली का त्योहार कोई बड़ा ऐसे तसादुम वाली कोई चीज नहीं है, टकराव हिंदू मुसलमान का ऐसा नहीं है, लेकिन अभी माहौल ऐसा बना दिया है। कई जगहों से खबरें आ रही है कि मस्जिदों पर जो है वो पर्दे डाले जाएंगे। कोई बीजेपी के विधायक खड़े होकर कहते हैं कि मुसलमान जो मर्द हैं वो भी औरत की तरह हिजाब पहनकर निकले। अब तो ये क्या माहौल आखिरकार बनाया जा रहा है? असल में जब फिरका परस्ती का भूत इंसान के ऊपर सवार होता है तो एक इंसान पागल होता है, मगर जात के बजाय अगर पूरी जमात पे फिरका परस्ती का भूत सवार हो जाए तो पूरी जमात पागल बन जाती है। बीजेपी और आरएसएस ऐसी ही जमात है जो गलत तरीके से अपने लोगों का इस्तेमाल करके सत्ता की रोटी सेकने में यकीन रखती है। इसलिए मुसलमानों के खिलाफ गैर मुस्लिमों को नफरत की आग में झोंक कर हमारा तो जो नुकसान वो कर ही रहे हैं, आने वाले दिनों में हमारे वो हिंदू फिरका परस्त भी बहुत पछताएंगे जिनकी नस्लों का नुकसान हो चुका होगा, और फिर ये मजबूर होंगे सोचने पर कि हमारा नुकसान मुसलमानों ने नहीं किया है बल्कि इन्हीं फिरका परस्त जमातों ने किया है जो हमारा वोट लेकर हमारी लाशों पर अपने इख्तिदार की कुर्सी रखकर मौज करते रहे। अच्छा, दूसरा हजरत, जिस तरीके से हमने देखा गुजरात से आज एक खबर आई, अहमदाबाद के करीब एक साणन एक गांव है छोटा सा, वहां पर मस्जिद जो एक वहां की जो जामा मस्जिद बताई जाती है, तो जुमा का जब होता है नमाज का वक्त तो अमूमन बहुत ज्यादा भीड़ रहती है वहां पर। जो मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो भीड़ कई बार ज्यादा हो जाती है, तो बाहर कई बार आ जाती है भीड़, तो उसमें वहां के हिंदुओं को काफी उकसाया गया। वहां के हिंदू प्रोटेस्ट करने का कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अब अगर मुसलमान नमाज पढ़ेंगे तो हम उनके सामने हनुमान चालीसा करेंगे हर जुमा के दिन। नहीं, देखिए ये सब असल में क्या है, इस मुल्क को ये लोग सीधे सीधे सिविल वार की तरफ ले जा रहे हैं। खुदा न करे कि ऐसा हो, हम हमारे मुल्क में अगर दस्तूरे हिंद पर अमल होता तो ऐसा नहीं होता, मगर ये बीजेपी और आरएसएस के लोग सिर्फ हिंदुस्तान में मजलूम इंसानों की हत्या के जिम्मेदार नहीं है, बल्कि ये बहुत ही खूबसूरती के, बहुत बेदर्दी के साथ मुल्क के आइन और दस्तूर को भी ज़बह कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ मुसलमान नहीं, इस मुल्क में जितने लोगों को भी दस्तूर की बुनियाद पर जिंदगी गुजारने का यकीन है, उन तमाम तर लोगों को इस नफरती माहौल के खिलाफ जमकर मैदान में उतरना चाहिए। एक मुत्तहिदा आवाज मजलूमों की बन जानी चाहिए। मुल्क दो हिस्सों में बट गया है, एक जालिमों का मुल्क, एक मजलूमों का मुल्क। जालिमों ने मजलूमों पर अपने इख्तिदार के नशे में चूर होकर जो आतंकवादी डंडे बरसाने शुरू किए हैं, जरूरत है कि इनके डंडे तोड़ दिए जाएं और इनको कानून की जुबान में भरपूर जवाब दिया जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये जो आपने कहा कि अब आइन, दस्तूर, संविधान को तो ये लोग मानते ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में संभल का जो मामला, हमने देखा कि संभल के पुलिस अधिकारी हैं, वो जिस तरीके की भाषा बोल रहे थे मुसलमानों के लिए कि मुसलमान घरों में रहे, 52 मरतबा जुमा आता है, ये आता है, एक अधिकारी ये बात बोल रहा है, वो जो शपथ लेता है अधिकारी वो सब भूल गया, और उसके बाद जो मुख्यमंत्री है वो उसकी बात की तायद करते हैं, उसके अधिकारी को और ज्यादा उस पर छत्र छाया रख देते हैं। जी हाँ, और मुख्यमंत्री का जो सियासी बाप है नरेंद्र मोदी, वो आपकी पहचान कपड़ों से करवाता है।
बिल्कुल। तो यहाँ तो ऊपर से लेके नीचे तक आमा का आमा खराब है, और ऊपर से लेके नीचे तक ये लोग अपना अपना मकसद पूरा कर, घटिया मकसद पूरा करने के लिए पूरे देश को बर्बादी के कगार पे ले जा रहे हैं। हिंदुस्तान की जो छवि इनके जरिए बन रही है वो उस हिंदुस्तान की छवि नहीं है जो हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का हिंदुस्तान था। आज जिस संत नजर उठती है शोला है, धुआं है, मैं ढूंढ रहा हूं कि मेरा मुल्क कहाँ है। बिल्कुल हजरत, जिस तरीके से जो मुस्लिम लीडरशिप उसको खत्म किया जा रहा है, हमने देखा किस तरीके से आजम खान को पूरा बर्बाद कर दिया गया, मुख्तार अंसारी का मामला देखा। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अब अगला नंबर जो अबू आसिम आजमी का है। देखिए अगला नंबर किसका है नहीं है ये तो वक्त बताएगा, मगर सवाल यह है कि इस तरह की जो भाषा बोली जा रही है ये भाषा तो सही मानों में आइन के खिलाफ है। अगर आइन की हुकूमत होती तो ये भाषा बोलने वाला जो बोल रहा है कि अगला नंबर अबू आसिम का है, आइन की भाषा ये कहती कि अब अगला नंबर तुम्हारा है, तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम मुल्क के चीफ मिनिस्टर बन सको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।